बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट और व्यूवर्स। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वाला खान। और आज मैं एक छोटा सा बड़ा ज़बरदस्त लेक्चर आपको लाया हूँ जो कि फंडामेंटल कंसेप्ट के साथ इनका ताल्लुक है। और वो लेक्चर है फार्मूला यूनिट। फार्मूला यूनिट के बारे में ज़्यादातर लोगों को कन्फ्यूजन है। अक्सर लोग उनको डिफिनीशन वगैरह कर लेते हैं, लेकिन जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनको ज़्यादातर प्रॉब्लम इसमें मौजूद है। तो आपको एक क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट मिलना चाहिए और इंशाल्लाह आज मैं कोशिश करता हूं कि आपको वो कंसेप्ट मैं दे दूं। लेकिन आप पे एक जिम्मेदारी आज मैं डालना चाहता हूं, और वो जिम्मेदारी क्या है? वो जिम्मेदारी ये है कि आपने आज ये लेक्चर सुनने के बाद आपने कम से कम एक बंदे को यही चैनल जो है उनको रिकमेंड करना है और उनको सेंड करना है, और उनको उनके इसके बारे में बता देना है कि वो इनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। और ख़ासकर मैं किसी आम उधर उधर स्टूडेंट की बात मैं नहीं करता हूँ, और मेरा ये ख़ास मकसद नहीं है कि सिर्फ़ सब्सक्राइबर ज़्यादा हो जाए, सिर्फ़ ये चीज़ ज़्यादा हो जाए, बल्कि मेरा कोशिश साथ-साथ ये भी है कि वो स्टूडेंट जो पेरिफेरी में रहते हैं, जो सूबे के और कंट्री के शहरों से दूर-दूर रहते हैं, उन स्टूडेंट के पास जो अकेडमीज़ वग़ैरह के और अच्छे टीचर के या इस किस्म की सहूलियात के फैसिलिटी से महरूम हैं, और उनमें टैलेंट मौजूद है, उन लोगों को भी ये चीज़ पहुँच जाए। और वो लोग जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में अपने बच्चों को पढ़ाने पे मजबूर है, उधर इतने ज़्यादा अच्छा एनवायरनमेंट नहीं है, हमें पता है, तो कम से कम वो उधर पहुँच जाए, और जहाँ उनके एकेडमिक के अखराजात बस की बात नहीं है, उनको पहुँच जाए। दूसरी बात, वो स्टूडेंट को पहुँच जाए जो इंटेलिजेंट हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर पेशावर की बात करूँ या इस तरह के और भी शहरों में बहुत अच्छे-अच्छे कॉलेजेस मौजूद हैं। लेकिन मैं चलो पेशावर के बात करूँ तो इस्लामिया कॉलेज, जहाँ मैं खुद पढ़ा चुका हूँ, बहुत सारा टाइम तक, कई सालों तक मैं उधर पढ़ा चुका हूँ, और मैं उसी का स्टूडेंट भी रह चुका हूँ। तो इस्लामिया कॉलेज के स्टूडेंट हो, इस तरह गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट भी बहुत अच्छे होते हैं। पेशावर में इसके अलावा जिना कॉलेज है, इस्लामिया कॉलेज फॉर गर्ल्स है, जहाँ मैं भी कुछ अरसा पढ़ा चुका हूँ। इस्लामिया कॉलेज फॉर गर्ल्स एक सेशन 2 में पढ़ा चुका हूँ। तो इस किस्म के जो टैलेंटेड स्टूडेंट हैं, जहाँ उनका हब है, वहाँ ये पहुँच जाए ताकि वो इनसे मैक्सिमम फ़ायदा ले। तो इसलिए आज मैं एक ज़िम्मेदारी आप पे डालता हूँ कि कम से कम आपने एक स्टूडेंट को ऐसा रिकमेंड करने हैं, जो जो आप चाहते हैं, जो आप जानते हैं कि उनको इस चीज़ की ज़रूरत है, और उनको इस चीज़ पे कायल कर ले एक मर्तबा कि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो एक मर्तबा जब इनको ये टेस्ट मिल जाएगा, उनको पता चल जाएगा, तो वो खुद ही देखेंगे, आगे रिकमेंड करेंगे। तो इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि ये 2 किस्म के स्टूडेंट के ख़ासकर मेरा टारगेट है, जो इंटेलिजेंट हैं, जो तकड़े हैं, और दूसरी बात, जो जो शहरों से बाहर है, अकेडमी से बाहर है, नहीं अफ़ोर्ड कर सकते हैं, नहीं आ सकते हैं, ताकि उनको भी ये चीज़ मिल जाए। ओके डियर स्टूडेंट, मैं स्टार्ट करता हूँ। आज का मेरा लेक्चर है फॉर्मूला यूनिट। इस पे मैं बात करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपके तवज्जो यहाँ डायग्राम की तरफ लेकर आना चाहता हूँ। अगर आप इसी पूरी मैप को देखें, तो इससे आपको समझने में इंशाल्लाह आसानी होगी। तो देखिए, सबसे पहले बात यह है, सब्सटेंसेस जो हमारे पास होते हैं, जो भी प्योर सब्सटेंसेस होते हैं हमारे पास, मिसाल के तौर पर जब हम आम इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे केमिकल तो हर जगह आपके बॉडी आप देखें केमिकल से बनी हुई है। हर एक चीज़ जिधर आप देखें, नज़र दौड़ाए, तो केमिकल से बने होते हैं। हमारे अपने बॉडी जो है, पूरा सेटअप है केमिकल का। तो जब भी प्योर सब्सटेंस हो, एक किस्म की चीज़ हो, एक किस्म के कंपाउंड इनमें शामिल हो, तो या एक किस्म के एलिमेंट से बने हैं, तो ऐसे सब्सटेंसेस दो अंदाज में पाए जाते हैं। कौन कौन से अंदाज में पाए जाते हैं? नंबर फर्स्ट, जायंट स्ट्रक्चर के शक्ल में। जायंट मतलब बड़ा, ह्यूज। और दूसरा जो है वो है डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स। किस चीज में? डिस्क्रीट मॉलिक्यूल। डिस्क्रीट मॉलिक्यूल मीन अलग अलग, दाने दाने। ठीक है, तो मैं पहले इस पे बात करता हूं, डिस्क्रीट फॉर्म पे, और उनके बाद इधर आता हूं। अगर हम डिस्क्रीट की बात करें, मॉलिक्यूल्स,
तो ये क्या है? अलग अलग, दाने दाने, अलग अलग, आइडेंटिटी, सेपरेट, अलग अलग। ये देखो, ये मार्कर है मेरे पास, अगर ये एक दूसरे से अलग अलग है, यानी एक मार्कर से दूसरे मार्कर की तरफ कोवेलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, ट्रू बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड ना हो, तो फिर हम ऐसी चीज को क्या कहते हैं? हम इनको कहते हैं डिस्क्रीट फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर दूसरा मिसाल दे दूं, अगर आप देखिए वाटर है, वाटर आपके पास एक मालिक्यूल से दूसरे मालिक्यूल की तरफ जब आप बढ़ते हैं, तो मालिक्यूल टू मालिक्यूल जब आप जाते हैं तो इनके बीच में ट्रू बॉन्ड नहीं है, यानी एक कोवेलेंट आयोनिक मेटालिक बॉन्ड नहीं मिलता है आपको, बल्कि क्या मिलता है आपको? इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस मिलते हैं, जिसको वाटर में हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो इसी तरह बहुत सारे और मालिक्यूल है। फॉर एग्जांपल आयोडीन है, I2। अब ये एक I2 का मालिक्यूल है, आयोडीन आयोडीन आपस में बॉन्डेड है। तो अब ये मालिक्यूल जब खत्म होता है, अगले मालिक्यूल की तरफ आप जाते हैं, तो इस दोनों मालिक्यूल के बीच में इंटरमालिक्यूलर फोर्स तो मौजूद है, लंदन डिस्पर्जन फोर्स मौजूद है, जो कि वंडरवाल फोर्सेस कहलाते हैं, इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस कहलाते हैं। इन दोनों में ये मौजूद है, लेकिन इन दोनों में ट्रू बॉन्ड, कोवेलेंट मेटालिक आयोनिक बॉन्ड नहीं है। तो इसी तरह अब ये आयोडीन एक मालिक्यूल हो, दूसरा मालिक्यूल हो, नेक्स्ट एंड नेक्स्ट मालिक्यूल हो, तो ये क्या है? ये डिस्क्रीट फॉर्म्स में पाए जाने वाले सब्सटेंस है। अगर आप वाटर के, जैसे मैंने बात की, ये भी ऐसा है। अगर आप ग्लूकोज की बात करें, ग्लूकोज C6H12O6, तो ये क्या है? ये एक मालिक्यूल है, जब ये खत्म होता है तो अगले मालिक्यूल के साथ जो इनका इंटरेक्शन है, रिश्ता है, वो वंडरवाल फोर्सेस है। वंडरवाल फोर्सेस मीन लंदन फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड डायपोल डायपोल फोर्सेस। तो हम कहते हैं कि ये क्या है? डिस्क्रीट फॉर्म में पाए जाते हैं। इसी तरह HCl भी है, इस तरह बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं। तो ये तो डिस्क्रीट मालिक्यूलर फॉर्म है। और अगर आप एक मालिक्यूल को दूसरे से जुदा करते हैं तो आपको ट्रू बॉन्ड तोड़ना नहीं पड़ता है, बल्कि मालिक्यूल मालिक्यूल के बीच में इंटर मालिक्यूलर फोर्स को तोड़ना पड़ता है। तो ये, इसको हम कहते हैं डिस्क्रीट फॉर्म, अलग अलग, दाने दाने, जुदा जुदा। लेकिन अब अगर मैं आता हूं इसके तरफ, जहां जायंट स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, तो ये लेक्चर आपका, आज का लेक्चर आपके कई जगहों पे हेल्प कर सकता है। ये फंडामेंटल है, लेकिन सपोज अगर सॉलिड चैप्टर आप पढ़ते हैं, किसी और जगह पे केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं, तो आपको कम से कम ये मैप क्लियर हो, आपका आइडिया क्लियर हो। जायंट स्ट्रक्चर वो होते हैं, सबसे पहले आप जायंट स्ट्रक्चर के बारे में समझ लें कि इसमें पार्टिकल, नेक्स्ट पार्टिकल, नेक्स्ट पार्टिकल, नेक्स्ट पार्टिकल, और वो पार्टिकल जो मैं बात कर रहा हूं, ये एटम भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं, और ये कोवेलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड एंड मेटालिक बॉन्ड हो सकते हैं। अब जब आप एक से दूसरे पार्टिकल पे जाते हैं, फिर नेक्स्ट पे जाते हैं, फिर नेक्स्ट पे जाते हैं, तो थ्रो आउट नेटवर्क है। अब ये जो थ्रो आउट नेटवर्क है, कंटिन्यूसली नेटवर्क है, लेकिन इन पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है, वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बजाय क्या है? वो ट्रू बॉन्ड है। ट्रू बॉन्ड आप जानते हैं, आयोनिक, कोवेलेंट एंड मेटालिक बॉन्ड है। तो अब अगर किसी पार्टिकल में, अगर किसी सब्सटेंस में थ्रो आउट कनेक्शन ट्रू बॉन्ड्स का बना हुआ है, तो फिर वो क्या कहलाता है? उनको हम कहते हैं जायंट बड़ा स्ट्रक्चर। अब जायंट स्ट्रक्चर में फिर टाइप्स है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आता हूं जायंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर पे। जायंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर जैसे नाम से क्लियर है, इसमें क्या है? इसमें यह है कि सबसे पहले ये तो जायंट है, यानी थ्रो आउट कनेक्शन है, लेकिन कोवेलेंट स्ट्रक्चर का मतलब है कि इसमें थ्रो आउट कोवेलेंट बॉन्ड है। तो जब थ्रो आउट कोवेलेंट बॉन्ड हो, तो इनके एटम आपस में कनेक्टेड होते हैं और थ्रो आउट कोवेलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं। तो कहीं पे ऐसा नहीं होता है कि ब्रेक हो गया और फिर नेक्स्ट मॉलिक्यूल या नेक्स्ट पार्टिकल स्टार्ट हुआ, बीच में फिर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है, नो, ऐसा नहीं है। तो ये थ्रो आउट नेटवर्क है कोवेलेंट बॉन्ड का। फॉर एग्जांपल, मैं एक दो छोटे से एग्जांपल ले लेता हूं। मेरे पास स्पेस इतना नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा एलाबोरेट करूं, क्योंकि फिर ये एक अलग लेक्चर है, जैसे मैंने इधर से स्टार्ट किया है, लेकिन आपको समझाने के लिए ये काफी है। अगर मेरे पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड बेसिकली आपको, तो हम ऐसा लिखते हैं SiO2,
लेकिन ये बेसिकली इस किस्म के नहीं है, यानी ये पूरा मॉलिक्यूल नहीं है, ये पूरे बड़े स्ट्रक्चर का स्मॉल रिप्रेजेंटेटिव यूनिट है। अब कैसे है वो स्मॉल रिप्रेजेंटेटिव, देखिए इधर ये सिलिकॉन है, सिलिकॉन एंड देन ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन, इस तरह के थ्रू आउट। इसी तरह इस सिलिकॉन को ये ऑक्सीजन है और इधर से ये सिलिकॉन है, इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है। तो मैं अगर शॉर्ट बात करूं, मैं कह सकता हूं कि हर सिलिकॉन को इर्द गिर्द 4 ऑक्सीजन एटम ने सराउंड किया है। अब अगर ये 4 एटम को सराउंड किया है, तो एक सिलिकॉन के पास देखो, एक सिलिकॉन के पास इर्द गिर्द 4 ऑक्सीजन एटम है, और इसी तरह एक ऑक्सीजन के पास जो बॉन्डेड है वो 2 सिलिकॉन है। तो मेरा मतलब ये हुआ कि ये ऑक्सीजन 50% इस सिलिकॉन का है और ये ऑक्सीजन 50% इसका है। अब इसी तरह ये ऑक्सीजन भी है, इसी तरह यहां भी होगा, इस तरह यहां ऑक्सीजन जो होगा वो भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सिलिकॉन के पास 4 ऑक्सीजन कनेक्टेड है, लेकिन हर एक उसका 50% है। तो अब मैं आपको एग्जांपल दे दूं, 4 मार्कर है मेरे पास, अगर ये 50% मेरे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 मेरे अपने हैं, ये 2 मेरे और नहीं हैं, वो किसी और के हैं। तो मैं इस 2 को ऑन कर सकता हूं। तो इसलिए हम सिलिकॉन के साथ ऑक्सीजन 2 लिखते हैं, क्योंकि सिलिकॉन को 2 ऑक्सीजन मिल जाते हैं पर सिलिकॉन, जो उनके कंप्लीटली बनते हैं। तो ये इनका स्मॉल रिप्रेजेंटेटिव यूनिट है। इसी तरह दूसरी बात यह है कि अगर हम डायमंड की तरफ आ जाए, तो डायमंड में आपको पता हो, पूरा स्ट्रक्चर में नहीं बना सकता हूं, लेकिन कार्बन के हर कार्बन के साथ मजीद 4 कार्बन एटम बॉन्डेड होते हैं। तो आप जानते होंगे कि इस डायमंड में इस किस्म के अटैचमेंट हैं। हर कार्बन सेंटर में है, इधर कार्बन अटैच्ड है, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है। अब देखिए, अगर यहां से आप थोड़ा सा देख ले, तो ये टेट्राहेड्रल शेप आपको दे रहा है। कैसे दे रहा है? टेट्राहेड्रल। बीच में कार्बन है, इधर भी कार्बन है, ये फिर मजीद 3 और के साथ बॉन्डेड होता है। तो मैंने इनको जस्ट सिंपल रिप्रेजेंट किया है, हर कार्बन 4 कार्बन के साथ लिंक्ड, टेट्राहेड्रल यहां ज्योमेट्री है। अब ये डायमंड हो तो इसमें थ्रू आउट यही चीज कंटिन्यू होता है। तो ये क्या चीज है? ये है डायमंड। ओके डियर स्टूडेंट, इसके अलावा बहुत सारे हैं। ग्रेफाइट भी ऐसा है। कार्बन ग्रेफाइट में थोड़ा स्ट्रक्चर अलग है, लेकिन है जायंट कोवैलेंट स्ट्रक्चर। इसकी एग्जांपल और भी है, कार्बन सल्फाइड, वो भी जायंट कोवैलेंट स्ट्रक्चर है। तो इन जायंट कोवैलेंट स्ट्रक्चर में एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट आपको क्लियर हो, वो चीज क्या है? यानी मेरा मतलब ये है कि इनमें सारे एटम एक जैसे भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल डायमंड में, ग्रेफाइट में सारे एटम एक जैसे हैं, थ्रू आउट कोवैलेंट बॉन्ड है। और इनमें सारे एटम एक जैसे ना हो, लाइक सिलिकॉन डाइऑक्साइड, तो इसमें सिलिकॉन ऑक्सीजन तो एक जैसे नहीं है, फिर भी हो सकता है। इसके अलावा कार्बन सल्फाइड, इसमें भी नहीं है एक जैसे, फिर भी हो सकते हैं। तो मेरा मतलब यह है कि जायंट कोवैलेंट स्ट्रक्चर में सारे एटम एक जैसे हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन इनमें थ्रो आउट करेक्शन कोवैलेंट बॉन्ड का होना चाहिए। और अगली बात यह है कि अगर इनमें थ्रू आउट कनेक्शन कोवैलेंट बॉन्ड का है, तो फिर ये भी समझ ले कि इनमें जो एटम्स शामिल है, तो वो क्या होना चाहिए? वो नॉन मेटल होना चाहिए, क्योंकि नॉन मेटल जो होते हैं वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं और बना सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट की तरफ आते हैं, जायंट आयोनिक स्ट्रक्चर। तो मेरे ख्याल में ये बात आपको सिंपल है, क्लियर है। अगर एक ऐसे कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड, मैंने एक एग्जांपल लिया है, बहुत सारे हैं, जितने भी साल्ट्स है तो वो आयोनिक कंपाउंड है। अब अगर सोडियम क्लोराइड थ्रू आउट कनेक्शन है, तो हम इससे जो सिंपलेस्ट रिप्रेजेंटेशन लेते हैं, सोडियम एंड क्लोराइड। इस तरह पोटाशियम क्लोराइड हो, पोटाशियम आयोडाइड हो, सोडियम नाइट्रेट हो, वगैरह वगैरह बहुत सारे हो सकते हैं। तो ऐसे एक बड़े स्ट्रक्चर को जिसमें थ्रो आउट आयंस हो और इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, आयोनिक बॉन्ड हो, तो इसको हम कहते हैं आयोनिक स्ट्रक्चर। ओके और इसमें भी एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर ये आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं, तो याद रखिए डियर स्टूडेंट कि इसमें जनरली मेटल का आयन एंड नॉन मेटल का आयन शामिल होता है। जनरली
कुछ केसेस है जहां पे नॉन मेटल भी हो सकते हैं, जैसे अमोनियम क्लोराइड वगैरह की आप बात करें तो हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर मेटल एंड नॉन मेटल इनमें होते हैं। और दूसरी बात यह है कि इनमें आयंस होंगे और आयंस डिफरेंट होंगे मस्ट, यानी कि भी ऐसा नहीं हो सकता है कि पूरी के पूरे आयंस एक जैसे हो, हाँ अल्टरनेटिव हो। समझ आ रही बात? तो ये हमारे पास अयोनिक स्ट्रक्चर है और जयांट अयोनिक स्ट्रक्चर है। इसके बाद जयांट मेटालिक स्ट्रक्चर की बात हम करते हैं। तो मैंने यहां भी एक एग्जांपल लिया है आपको टाइम बचाने के लिए और आपको सिर्फ कंसेप्ट देने के लिए। तो यहां देखिए आयरन 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 है। अब आयरन के वैलेंस शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन वो कंट्रीब्यूट करते हैं, थ्रो कनेक्शन है, इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी, मेटल के बारे में आपने पढ़ा होगा। इसके अलावा यानी ये थ्रो मेटालिक बॉन्ड कनेक्टेड होते हैं। ओके, अब यहां जो है सोडियम मेटल हो, आयरन हो, कॉपर हो, एल्यूमिनियम हो, जो भी हो इस किस्म के थ्रू आउट होते हैं। यहां एक बात मैं कहना चाहता हूं, जयांट मेटालिक स्ट्रक्चर में क्या होता है, थ्रू आउट मेटालिक स्ट्रक्चर, मेटालिक बॉन्ड होता है। अब इसमें भी अगर प्योर मेटल है तो एक जैसे एटम होंगे, और अगर कोई और मेटल शामिल है जैसे एलॉय हम बनाते हैं, तो फिर इसमें दो या तीन या ज्यादा किस्म के मेटल शामिल हो सकते हैं, वो भी आपस में मेटालिक बॉन्ड बना सकते हैं। ओके, तो डियर स्टूडेंट, ये भी हमारे पास एक जयांट स्ट्रक्चर है, मेटालिक, अयोनिक एंड कोवेलेंट। अब आपको ये चीज क्लियर हो गई कि आपके पास जो सब्सटेंसेस पाए जाते हैं या तो जयांट स्ट्रक्चर में है या डिस्क्रीट फॉर्म में है। और जो जयांट स्ट्रक्चर में है और इनके अंदर कैटेगरी है, तीन कैटेगरी है। अब मैं आता हूं इस चीज की तरफ, लेकिन ये चीज समझ समझ लेना बहुत जरूरी था। देखिए, मैं अभी आपको ये कहता हूं कि अगर मैंने इनको रिप्रेजेंट करना है सिंपल, तो मैं पूरे इतने स्ट्रक्चर को तो नहीं रिप्रेजेंट कर सकता हूं, इसको नहीं, इस पूरे को नहीं, इस पूरे को नहीं। तो मैं इनसे एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन उठा लूंगा, इससे भी उठा लूंगा, इससे भी उठा लूंगा। अब ऐसे मैं अभी डिफिनेशन की तरफ आता हूं। फॉर्मूला यूनिट, दिस वाज माय टॉपिक। फॉर्मूला यूनिट क्या है? फॉर्मूला यूनिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी आयोनिक कंपाउंड। ये देखिए, आयोनिक कंपाउंड के बारे में आप बात हो रही है, तो यहां हम आ सकते हैं। और कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड, कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड, एक ऐसा नेटवर्क सॉलिड का जिसमें थ्रू आउट कोवेलेंट बॉन्ड हो। तो किसकी तरफ इशारा है? ऐसे मॉलिक्यूल की तरफ इशारा है। ओके, और मेटल या मेटल हो, फॉर एग्जांपल ये आयरन है, इसके अलावा कॉपर, एल्यूमिनियम, कोई और हो सकता है। तो देखिए, अब मैं दोबारा रिपीट करता हूं, आपको बात समझ बहुत आसानी से इंशाल्लाह आ जाएगी। द फॉर्मूला यूनिट क्या है? द स्मॉलेस्ट यूनिट है, वो स्मॉल यूनिट है जो किस चीज को रिप्रेजेंट करे? ऑफ एनी आयोनिक कंपाउंड, जो कि आयोनिक कंपाउंड को स्मॉल रिप्रेजेंट करे। फॉर एग्जांपल इनसे सारा इसे ये ले ले, और नेटवर्क ऐसे सॉलिड को रिप्रेजेंट करे जैसे ये है, और मेटल या मेटल को रिप्रेजेंट करे, तो वो स्मॉलेस्ट यूनिट को क्या कहते हैं? हम फॉर्मूला यूनिट कहते हैं। अब अगर वो फॉर्मूला यूनिट जयांट स्ट्रक्चर का है, ये पूरी क्या है? जयांट स्ट्रक्चर का है। अगर वो मेट आयन आयोनिक के लिए है तो फॉर्मूला यूनिट फॉर आयोनिक कंपाउंड है, और अगर ये जयांट कोवैलेंट के लिए है तो उसके लिए है, अगर मेटल के लिए है तो मेटल के लिए है। लेकिन जनरली, चलो मैं एक और डिफिनेशन भी कर लूं। द स्मॉलेस्ट रिप्रेजेंटेटिव यूनिट ऑफ द सब्सटेंस हैविंग जयांट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फॉर्मूला यूनिट। अगर आप देख ले, सुन ले, अब इंशाल्लाह बहुत आसान है। जयांट स्ट्रक्चर जो भी हो, इधर से मैंने डिफिनेशन किया है, जयांट स्ट्रक्चर का जो सिंपलेस्ट रिप्रेजेंटेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं फॉर्मूला यूनिट। अब जयांट स्ट्रक्चर के अम्ब्रेले में तीन कैटेगरी आ जाते हैं, लेकिन हम इसकी बात करें, इसकी बात करें, इसकी बात करें, इसमें सारे आ गए। तो द स्मॉलेस्ट रिप्रेजेंटेटिव यूनिट ऑफ द सब्सटेंस, वो सब्सटेंस हैविंग जयांट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फॉर्मूला यूनिट। तो ये दूसरा डिफिनेशन हो गया, ये भी ठीक है, उसको कवर करते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट, अब आगे पॉइंट की तरह बात करते हैं। अब ये फॉर्मूला यूनिट कहलाते हैं, और थोड़ा सा पहले, उधर से पहले ये भी बता दूं, ये जो है ये डिस्क्रीट मॉलिक्यूल कहलाते हैं।
तो अगर मैं आयोडीन के हजारों लाखों मालिक्यूल है तो इनसे I2 ले लूं तो ये इनका क्या मालिक्यूलर फार्मूला कहलाता है। क्या कहलाता है? मालिक्यूलर फार्मूला है। इनका कहलाते हैं फार्मूला यूनिट। क्या कहलाते हैं? फार्मूला यूनिट, जो इनको स्मॉलेस्ट रिप्रेजेंट करे। और इनके कहलाते हैं मालिक्यूलर फार्मूला। तो हम इनको कभी मालिक्यूलर फार्मूले नहीं कह सकते हैं। आप अगर आयरन को रिप्रेजेंट करते Fe ब्रैकेट में लिखते हैं सॉलिड एस लिखते हैं, या NaCl, या ये लिखते हैं डायमंड लिखते हैं, तो आप सिर्फ कार्बन लिखते हैं। तो ये क्या चीज है? जयान स्ट्रक्चर के सिंपलेस्ट रिप्रेजेंटेशन है फार्मूला यूनिट। और अगर मॉलिक्यूल के सिंपलेस्ट रिप्रेजेंटेशन है, वाटर है H2O, I2 है हजारों लाखों हो लेकिन हम लिखते हैं I2। HCl के मॉलिक्यूल हो बहुत सारे हो लेकिन हम HCl लिखते हैं। तो ये क्या कहलाता है? ये इनका कहलाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या कहलाते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला। ओके, एक और चीज भी आपको क्लियर हो, ये भी मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये फार्मूला यूनिट्स है। इनके क्या है? फार्मूला यूनिट्स। इनके क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। लेकिन एक चीज दोनों में कॉमन है, ये भी केमिकल फार्मूला कहलाते हैं। आयोडीन का, वाटर का केमिकल फार्मूला, इनके भी जो फार्मूला होता है उसको हम केमिकल फार्मूला कहते हैं। तो याद रखें, केमिकल फार्मूला सब्सटेंस का हो सकता है, जो भी हो, चाहे जायंट हो चाहे डिस्क्रीट, उन सब के फार्मूले को, सबके रिप्रेजेंटेशन को हम केमिकल फार्मूला कहते हैं। और फिर जो मॉलिक्यूलर शक्ल में पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। और जो जयान स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं फार्मूला यूनिट। मेरे ख्याल में ये चीज अभी आपको क्लियर हो चुका होगा। अब अगर मैं इन बातों की तरफ आता हूं तो आप यू विल एंजॉय जस्ट। देखिए, ये पॉइंट अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूं, इट कैन आल्सो रेफर टू एज अ केमिकल फार्मूला। यस, मैंने कहा ना कि सब्सटेंसेस जो भी हो केमिकल फार्मूला ये भी है वो भी है, तो हम इनको कह सकते हैं। दूसरा पॉइंट भी इंशाल्लाह आपको क्लियर है। सच सब्सटेंसेस डू नॉट कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रीट मॉलिक्यूल। ऐसे सब्सटेंस में अलग अलग दाने दाने मॉलिक्यूल नहीं है। सो फॉर देम, फिर हम इनके लिए कौन सा टर्म्स यूज करते हैं? फॉर्मूला यूनिट इस्तेमाल करते हैं, जो कि मैं ऑलरेडी यहां से एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगला पॉइंट जो है, थर्ड पॉइंट, इन कंट्रास्ट द टर्म फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आर अप्लाई टू कोवैलेंट कंपाउंड। यानी कहते हैं कि इनके कंट्रास्ट, इनके अपोजिट जो बकाया कंपाउंड है उनके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? कोवैलेंट कंपाउंड जो होते हैं उनके लिए हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले इस्तेमाल करते हैं, या सिर्फ फार्मूला भी कहते हैं, लेकिन ज्यादा सूटेबल क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो इनके लिए हम मॉलिक्यूलर फार्मूला, इनके लिए हम उसके अपोजिट जो पहले सेकंड पॉइंट में बात की है, फार्मूला यूनिट। तो मेरे ख्याल में ये पॉइंट अभी आपको बिल्कुल क्लियर कट है। अगला एक बात, एक एग्जांपल है कुछ, यहां लिखा है अयोनिक कंपाउंड। अयोनिक कंपाउंड में आप जानते हैं सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम ऑक्साइड है, बहुत सारे हैं। और कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड में जैसे मैंने यहां एक्सप्लेन की है, तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, डायमंड है, ग्रेफाइट है, बहुत सारे हैं। यहां इन इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ज्यादातर केसेस में, ज्यादातर हम रेफर कहां करते हैं, क्या कहते हैं? फॉर्मूला यूनिट इज इन एम्पेरिकल फॉर्मूला। ज्यादातर केसेस में, नॉट इन ऑल केसेस, ये बात याद हो, मैं भी बता रहा हूं। बहुत सारे केसेस में जो जो क्या होता है, फॉर्मूला यूनिट होता है, उनको हम क्या कहते हैं? उनको एम्पेरिकल फार्मूला भी कहते हैं। वो एम्पेरिकल फार्मूला होता है, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंसेस हम जनरली एम्पेरिकल फार्मूला से, सादा फार्मूला से, सिंपलेस्ट रेशो से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन लिखा है इन मोस्ट ऑफ द केसेस, नॉट इन ऑल। तो पहले वो केसेस जिसमें हम ऐसा कर सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड एंड मैनी मैनी अदर्स। बहुत सारे केसेस में मैं कहूंगा, रफली मैं कहूंगा 95-96% ऐसा ही है। लेकिन कुछ केसेस ऐसा भी है, कुछ जगह ऐसा भी है, बट दिस इज दिस इज नॉट बट दिस नॉट ऑलवेज द केस। ये हमेशा के लिए केस नहीं है। कैसे? पोटाशियम पर सल्फेट, ये पोटाशियम पर सल्फेट का फॉर्मूला है, जिसमें मैं ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा, लेकिन चलो जनरल बात करूं। ये पोटाशियम पर सल्फेट है।
अब पोटाशियम परसल्फेट जो है, अगर आप देखें तो इसमें तो हम ये देखो ना, पोटाशियम को मजीद सैंपल कर सकता हूँ, ये 1 कर दो, ये 1 कर दो, ये 4 कर दो। मेरा मतलब ये है, ये फार्मूला हम लिखते हैं लेकिन ये फार्मूला तो एम्पेरिकल नहीं है। इसमें मरकरी नाइट्रेट, ये बेसिकली मरकरी नाइट्रेट है, तो इसमें देखिए 226, इनको तो हम मजीद सिंपल कर सकते हैं लेकिन हमने सिंपल लिखा नहीं है, इनका फार्मूला ऐसा होता है। तो यहां मैंने लिखा है बोथ आर नॉट एम्पेरिकल फार्मूला, ये दोनों एम्पेरिकल फार्मूला नहीं है। हालांकि ये है अयोनिक कंपाउंड लेकिन दोनों एम्पेरिकल फार्मूला नहीं है। द एम्पेरिकल फार्मूला फॉर दोज अयोनिक कंपाउंड, इन दोनों के एम्पेरिकल फार्मूला कैसे लिखेंगे, पोटाशियम सल्फेट एंड मर्करी नाइट्रेट रिस्पेक्टिवली। तो ये इनके एम्पेरिकल फार्मूलाज है लेकिन हम लिखते कैसे हैं, ऐसे है। तो मेरा मतलब ये है कि एम्पेरिकल फार्मूला ज्यादातर केसेस में जयान स्ट्रक्चर का होता है लेकिन नॉट इन ऑल केसेस। इन सम केसेस क्या होता है कि वो मसलन ज्यादातर हम अयोनिक कंपाउंड के लिए बात करते हैं, तो अयोनिक कंपाउंड के लिए हम फार्मूला यूनिट है और एम्पेरिकल फार्मूला तकरीबन सेम है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे वो क्या होता है, उनका फार्मूला यूनिट होता है लेकिन उनका ये एम्पेरिकल फार्मूला नहीं होता है, जैसे मैंने एक दो एग्जांपल आपके सामने रख दी। ओके डियर स्टूडेंट, आप अभी समझ चुके होंगे, उम्मीद है कि आपको ये पता हो कि एम्पेरिकल फार्मूला यूनिट क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। फार्मूला यूनिट किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, जेआन स्ट्रक्चर को, और मॉलिक्यूलर फार्मूला किसको जाहिर करते हैं, डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स को। तो अब जेआन स्ट्रक्चर के अंदर ज्यादातर आते हैं, कोवेलेंट भी आते हैं, मेटालिक भी आते हैं, अयोनिक भी आते हैं, लेकिन इनके अंदर भी तो ज्यादातर हम प्रेफर करते हैं अयोनिक कंपाउंड को, लेकिन जरूरी नहीं है कि सिर्फ अयोनिक कंपाउंड के लिए है। तो फॉर्मूला यूनिट इन सारे जॉइंट स्ट्रक्चर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, दिस वाज टुडे लेक्चर। आई होप आपने इससे बहुत कुछ गेन किया होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह मेरा प्रोबेबली आइसोटोन्स एंड आइसोबार पे है। उसके बाद में चैप्टर 1 स्टाइकोमेट्री के जो बाकी पोर्शन है इंशाल्लाह उस पर बात करूंगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।